नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम 8 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स मंत्रा की डिस्कशन की। इस पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। अब देखिए, ये योजना स्टार्ट हुई थी आपकी 2015 में। इसका अर्बन कंपोनेंट जो था उसको स्टार्ट किया गया था 2015 में। फिर इसमें 2016 में एक और कंपोनेंट ऐड किया गया, दैट इज ग्रामीण, या आप रूरल एरिया भी बोल सकते हैं। तो मतलब अभी स्कीम के दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट आपका अर्बन एरिया में इंप्लीमेंट होता है, दूसरा कंपोनेंट आपका रूरल एरिया में इंप्लीमेंट होता है। अब यहाँ एम या ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का, तो इसे समझाने के लिए सिंपल सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए 2022 में भारत के 75 साल पूरे होने थे आज़ादी के। अब 75 साल पूरे होने की अवज में हम ये चाहते थे कि भारत के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके पास खुद का घर ना हो। तो यहाँ पर हम वो घर प्रोवाइड करने के लिए स्कीम हमने स्टार्ट की थी। अब अगर बात कीजिए इसके रूरल कंपोनेंट की, तो इसे डील करते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसके बारे में ये आर्टिकल भी है। अब यहाँ जो एक बेसिक अम्यूनिटीज होती है, जैसे किचन हो किसी घर में या बाथरूम हो, ऐसी सभी फैसिलिटी के साथ हम एक घर बनाना चाहते हैं, हर इंसान को जो मिले, जो कि मतलब हर फैमिली को मिले, नॉट इंसान, हर फैमिली को मिले रूरल एरिया में। और खासकर यहाँ पर फोकस रहेगा होमलेस, यानी कि जिनके पास घर नहीं है उनके ऊपर, या जिनके घर कच्चे हैं उनके ऊपर। अभी बात हुई क्या है, कंटेक्स्ट क्या है आर्टिकल का, इसे भी समझ लेते हैं हम। अब देखिए, जो आपकी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नर है वहां पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने ये कहा है कि मैं 5 मरले जमीन हर उस इंसान को देना चाहता हूं जो ग्रामीण एरिया में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिसके ऊपर कई पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर कह रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहां इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है यमन की लोकेशन। अब यहां पर आपको याद रखना है कि ये आपका मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है आपका स्विस कैनाल। अब ये स्विस कैनाल आगे जाके गल्फ ऑफ एडन से मिलता है। यहां पर आपकी एक स्टेट बनती है, दैट इज बाब अल मंडब स्टेट। अब देखो, यहां आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि जो आपका रेड सी है और गल्फ ऑफ एडन है और ये आपका जो स्टेट ऑफ बाब अल मंडब है, ये तीनों ही आपके यमन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यानी ये आपको याद रखना है कि यमन इन तीनों जगह पर खुलता है। अब लैंड बॉर्डर किनके साथ शेयर करता है आपका यमन, तो नॉर्थ में याद रखना आपका सऊदी अरेबिया है, फिर यहाँ ईस्ट में आपका ओमान आ जाता है। अगर मरीन टाइम बॉर्डर की बात की जाए तो इरित्रिया, जिबूती और सोमालिया, ये 3 कंट्रीज याद रखना कि इनके साथ लैंड बॉर्डर नहीं है, बट आपका मरीन टाइम बॉर्डर यहाँ पर इनके साथ ये शेयर करता है। तो इस मैप में आपको इतना ही जानना था। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे राहुल गांधी जी की डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर किस बेसिस पे हुई है आप इसको समझिए। सेक्शन 8 जो है आपका पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का, उसमें क्लॉज 3 है। क्लॉज 3 में ये कहा गया कि किसी भी एमपी और एमएलए को हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर वो 2 साल या इससे ज्यादा के लिए सजा प्राप्त करता है। मतलब उसे अगर किसी भी क्राइम के लिए 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, कन्विक्शन होती है, उस केस में उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ऑल्दो इसमें कुछ आपके प्रावधान और भी हैं। जैसे इसमें यह भी कहा गया है कि अगर पर्सन हायर कोर्ट में अपील करता है और उसके कन्विक्शन के ऊपर स्टे लग जाता है, तो वहां पर आप मान के चले कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर भी स्टे लग जाता है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत सी अलग अलग जजमेंट में ये कहा कि भाई ये चीज गलत है। आप राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं अंडर आर्टिकल 14। अब राइट टू इक्वालिटी में तो सभी एक समान होने चाहिए। तो जो पर्सन यहां पर इलेक्टेड है और जो नॉन इलेक्टेड है, क्योंकि जो नॉन इलेक्टेड है तो वो तो डे 1 से ही आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा जैसे ही उसका कन्विक्शन हुआ। तो यहां पर क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो इलेक्टेड मेंबर है? तो इस वजह से यहां पर अलग अलग केसेस की जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को दरकिनार किया है। इसके ऊपर आप अपना जो डिसीजन दिया है इसके अगेंस्ट दिया है। अब यहां आपको याद रखना है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के सेक्शन 8 क्लॉज 1 में काफी सारे ऑफेंसेस के बारे में बात की गई है। जैसे अगर लोगों के बीच में कोई दुश्मनी पैदा करता हो, चाहे रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, किसी भी तरह से, तो उसके लिए उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरी चीज, अगर कोई ब्राइबरी देता हुआ पकड़ा गया या लेता हुआ पकड़ा गया, तो उस केस में भी, या कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट करके इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इससे भी आप ये कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अगेंस्ट जाता है, जिसके तहत उस पर्सन की डिस्क्वालिफिकेशन की जा सकती है। अब यहां आपसे यूपीएससी एक चीज पूछ सकता है कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन आपके सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर भी हो सकती है? तो यहां आपको याद रखना है कि इसके अलावा आर्टिकल 102 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी इस बारे में बात करता है। जैसे कोई इंसान अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है,
तो उस केस में उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या वेरियस अदर चीज़ें भी है यहाँ पर, जैसे कोई इंडिया का सिटीजन नहीं है तो उस केस में भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या कोई गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है तो उस केस में भी उसको आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो वेरियस अदर थिंग्स यहाँ पर गिवन है। अब लास्ट चीज जो आपको याद रखनी है, भारतीय संविधान के शेड्यूल 10 में भी डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इससे डील नहीं करता है। अब यहां आपको एक चीज याद रखनी है कि आर्टिकल 102 के तहत ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि भाई अगर आपको लगता है कि किसी और चीज के लिए भी किसी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है तो उसके लिए आप प्रावधान या लॉ बना सकते हैं। अब यहां आपको याद रखना है कि आईपीसी 499 जो कि डिफाइन करता है डिफेमेशन, यानी यहां पर यह कहा जाता है कि किसी ने कुछ बोलकर, लिखकर, कोई साइन दिखाकर या कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किसी की रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश की है तो ये डिफेमेशन के केस होता है। अब यहां पर आईपीसी 500 के अंडर ये कहा गया है कि मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट 2 साल की हो सकती है इसमें पर्सन को। अभी हाल फिलहाल में ये आर्टिकल इसलिए न्यूज में रहा है क्योंकि राहुल गांधी की जो क्रिमिनल आप डिफेमेशन का केस था उसमें जो कन्विक्शन थी उसके ऊपर स्टे लगाने से मना कर दिया है गुजरात हाई कोर्ट में। अब यहां आपकी जो कांग्रेस पार्टी है वो ये कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहता है। अभी इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंट टाइम में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ऊपर बहुत से इल्जाम लग रहे थे कि भाई यहां पर इन्फ्लुएंस किया जा रहा है चाइना के द्वारा इस बैंक की इन्वेस्टमेंट में। तो इसके अभी कोई एविडेंस नहीं मिले, ये इंटरनल रिव्यू कमेटी ने बताया। अब यहां आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कब हुई थी। स्टार्ट हुई थी 2015 में, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसकी फॉर्मेशन 2015 में हुई थी बाय 57 कंट्रीज। भारत भी इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है। इसमें जो हाईएस्ट शेयर है वो है चाइना का। चाइना के बाद इंडिया आ जाता है और इंडिया के बाद रशिया और उसके बाद जर्मनी। तो यहां आपको याद रखना है कि जो रीजनल पावर्स हैं, मतलब देखिए नाम से पता लग रहा है एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो एशिया रीजन के यहां पर 75% वोटिंग राइट्स रहेंगे। और यहां पर सीलिंग दी गई है कि भाई जो आपके नॉन रीजनल लोन्स हैं, मतलब जैसे मेरे को अफ्रीका में देना है या कहीं और बाहर देना है, वो 25% से ज्यादा नहीं हो सकते। आपको याद रखना है कि यूएसए, जापान, ये 2 ऐसी कंट्रीज है जो अभी तक इसके मेंबर नहीं है। अभी ऑल दो 100+ कंट्रीज इसके मेंबर बन चुके हैं। यहां हम चाहते ये हैं कि हम कैसे सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट कर सकें एशिया और इसके बियॉन्ड, क्योंकि थोड़े बहुत लोन ये बाहर भी दे रहे हैं। और साथ के साथ हम इंकरेज कर सके प्राइवेट सेक्टर को कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल भी हो सकता है आपका, और यहां पर हम ये भी चाहते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों कैपिटल की इन्वेस्टमेंट को हम प्रमोट कर सकें। तो यहां इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में आपको एक चीज याद रखनी है, क्लस्टर बॉम्ब होते क्या है। देखिए साइंस एंड टेक में इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। या आप याद रखना, एक थाड़ा के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि किस कंट्री को बिलोंग करती है। यहां आप याद रखना कि जैसे स्ट्राइकर, ब्रैडली, हुइट्जर, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट, ये आपके सभी न्यूज में थे और ये कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। पेंटागन ने अपने जो आप ये कह सकते हैं भाई खातों में से ये जो आर्मर्स हैं, या आप ये कह सकते हो जो आपके रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये दिए हैं यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन को अपनी वॉर में कुछ हेल्प मिल सके। अब यहाँ जो वर्ड यूज किया गया एक क्लस्टर बॉम्ब, इसको भी समझ लेते हैं। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, एक झुंड। तो यहां पर आप ये समझिए कि बहुत सारे छोटे छोटे बम्स हमने एक साथ जोड़ दिए हैं और इसे कहा जाता है क्लस्टर बम। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार आम नागरिक उस बम के आसपास से गुजर रहा होता है और तब ये बम फट जाए बाद में, तो उसकी डेथ हो सकती है। तो सिविलियन के मरने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो यूएसए ने कहा कि भाई हम यहाँ पर क्लस्टर म्यूटेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम इसके डुड रेट को कम कर देंगे। अब ये डुड रेट क्या होता है, देखिए ये जो आप रेंडमनेस देख रहे हैं इसके फटने में, वो रेंडमनेस हम कम कर देंगे कि सभी जो आपके बम है एक साथ फट सके। तो इसके ऊपर एक कन्वेंशन है आपके यूएन का, दैट इज कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूटेशन, जिसे 2008 में आपका स्टार्ट किया गया था और 8 में ही ये आपका इफेक्ट में भी आ गया था। इसमें प्रोहिबिट किया गया किसी भी तरह का यूज, प्रोडक्शन और स्टॉक पाइलिंग इस तरह के क्लस्टर बॉम्ब्स की। और यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में बात की गई इन क्लस्टर बॉम्ब्स के, और साथ के साथ असिस्ट करने की बात की गई है विक्टिम्स को, और कंटामिनेटेड एरियाज को क्लियर करने की बात की गई है। तो यहां आपको याद रखना है क्लस्टर बॉम्ब के बारे में, ब्रैडली के बारे में, स्ट्राइकर के बारे में, हुइट्जर के बारे में एंड हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट के बारे में। ये सभी कहां से आ रहे हैं, आपके यूएसए से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, यूक्रेन में। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। देखिए जो भी फर्म अब जीएसटी के लिए रजिस्टर करेगी उनको जियो कोड डालना जरूरी होगा। जियो कोड क्या होता है,
देखिए ये आपके एड्रेस को एक जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट में बदल देती है, यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स में बदल देती है। अब इससे फायदा क्या है कि आपकी जो एंटिटी है या आपकी जो रजिस्टर्ड फर्म है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानने में हमारे को ईजी रहेगा और बोगस रजिस्ट्रेशन इसमें कम होगी। तो ये कंपलसरी कर दिया अब सभी कंपनीज के लिए जो भी रजिस्टर करना चाहते हैं जीएसटी के अंडर। अब यहाँ एक दो चीजें आपको जो याद रखनी है वो ये हैं, जीएसटी के बारे में हम पहले भी बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप मुझे ये बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ 2016 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। पहली चीज तो आप ये बता दीजिए। दूसरी चीज आप ये मुझे बताइए कि जीएसटी काउंसिल, आपको पता होगा कल परसों भी हमने इसके बारे में बात की थी, तो जीएसटी काउंसिल जो है ये कौन से आर्टिकल के अंडर बनी है। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार प्रीवियस वीडियो देखना जरूर। अगर आप फिर भी नहीं देखना चाहते हैं, थोड़ा आलसी हैं, तो मैं ही बता देता हूं। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया था आपका जीएसटी, जो कि आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। मतलब ये आपका एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जैसे मान लीजिए कोई भी उत्पादन हो रहा है आपका महाराष्ट्र में, अब उत्पादन महाराष्ट्र में हो रहा है और ये बिग यूपी, बिहार, झारखंड कहीं और किसी इलाके में है, तो यहां पर ये जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा वो यूपी, बिहार, झारखंड या किसी और अदर इलाके में जहां भी ये सामान बिक रहा है वहां से किया जाएगा। तो ये आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वन नेशन वन टैक्स के ऊपर हम फोकस कर सकें। ऑल्दो इसमें बहुत अलग अलग आपके टैक्स स्लैब्स बनाए गए हैं। ये स्लैब्स के बारे में डिस्कशन की जाती है जीएसटी काउंसिल में, जिसमें सेंटर की रिप्रेजेंटेशन रहती है 1/3 और स्टेट की रिप्रेजेंटेशन रहती है आपकी 2/3। अब यहां आपको एक चीज याद रखनी है, जो भी डिसीजन लिया जाता है जीएसटी काउंसिल में वो 75% वोट्स के साथ लिया जाता है। मतलब अगर 100 लोग हैं तो 75 अगर सहमत होते हैं तभी आपकी वो जो चीज है वो इंप्लीमेंट हो पाएगी। अब यहाँ इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं काउंसिल के, तो आपको याद रखना है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं और हर स्टेट से एक मिनिस्टर को नॉमिनेट किया जाता है। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस जो आपके यूनियन लेवल पे है उनको भी इसका मेंबर बनाया गया है। तो यहां पर आपको इसके बारे में इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम एक गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बात करेंगे, दैट इज पीएम गति शक्ति योजना, जहां पर सरकार ने कहा है कि हम इन्वेस्टर्स के साथ, जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं इंडस्ट्रीज के साथ, अपनी गति शक्ति योजना के जो भी हमारे पास डाटा है उसको शेयर करना चाहते हैं ताकि फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बूस्ट कर सकें भारत के अंदर। अब यहां पर आपको याद रखना है कि नेशनल प्लानिंग ग्रुप है आपका एक, ये आपको प्रोवाइड करता है मल्टी लेयर जियो स्पाशियल डाटा, जो कि ऑलमोस्ट 85 प्रोजेक्ट्स को कवर कर रही है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के। अब यहाँ डाटा शेयरिंग में आपको कुछ याद रखना है, जो डाटा शेयरिंग हम करेंगे इनके साथ, मतलब ये जो आपके 85 इंफ्रास्ट्रक्चर के डाटा है ना हमारे पास प्रोजेक्ट्स की, ये हम प्राइवेट सेक्टर के साथ कहीं ना कहीं डिस्कस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन शेयरिंग से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर हमारे को फोकस करना होगा। पहला, डाटा शेयरिंग करते हुए जो जियो स्पाशियल डाटा की पॉलिसी है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की, आपको उसको ढंग से फॉलो करना होगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर डाटा के प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के बारे में अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम गति शक्ति स्कीम के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट कह रही है कि वो आने वाले 4-5 सालों में 100 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। इसको वैसे कहा जाता है नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडालिटी कनेक्टिविटी। अब मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे पास बहुत से मोड हैं कनेक्टिविटी के, चाहे हम रोडवेज की बात करें, चाहे हम रेलवेज की बात करें, हम पोर्ट्स की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, हमारे पास बहुत से मोड हैं। इवन जो टेलीकम्युनिकेशन है वो भी आपकी कहीं ना कहीं मोड ऑफ कनेक्टिविटी में ही आ जाता है। तो हम ये चाहते थे कि ये जितने भी आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इनके अंदर सीमलेस कनेक्टिविटी हो। मतलब यहाँ हम कोशिश करें कि जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड 16 मिनिस्ट्री हैं वो रियल टाइम बेसिस पे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, जिसमें एक दूसरे के साथ जियो स्पाशियल डाटा वो शेयर करें, ताकि हमें पता रहे कौन सी मिनिस्ट्री का कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है और कहां पर हम एक दूसरे के साथ उसमें कन्वर्जेंस कर सकते, ताकि रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूजेज हो सके। अब यहां आपको याद रखना है कि इसमें हम फोकस ये भी कर रहे हैं कि कैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर सकें। यानी कि यहां पर प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन हम इंटीग्रेट करने वाले हैं हर प्रोजेक्ट्स की आने वाले 4 सालों में, ताकि कोऑर्डिनेशन हो प्लानिंग के अंदर और उस प्लान के एग्जीक्यूशन के अंदर। और इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि भारत के अंदर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, मतलब जो सामान को इधर से उधर भेजने की कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। अगर आप भी डेली रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।